नव्या ने अपने ऑफिस में अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस रोहन के साथ वो काम करना चाहती थी उसे रॉबर्ट ब्लैकमेल कर रहा था। बाहर खड़े होकर नव्या ने सब कुछ सुन लिया था। वो तमतमाते हुए ट्रेनिंग हॉल में आ गई। तुम कौन हो तुम? और ऐसे कैसे घुसी चली आ रही हो? दिखाई नहीं दे रहा यहाँ मैं काम कर रहा हूँ? नव्या को देखते ही रॉबर्ट ने गुस्से में कहा, आपने शायद अपने असिस्टेंट की बात सुनी नहीं। रोहन अब मेरा आर्टिस्ट है। हाय, माय नेम इज नव्या एंड आई एम द न्यू असिस्टेंट मैनेजर ऑफ दिस ऑफिस। नव्या ने कहा, आप जो भी हैं अभी यहाँ से बाहर निकल जाइए। मेरा रोहन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और वो एक्सपायर होने में अब भी 6 महीने बाकी हैं, इसलिए रोहन अब भी मेरा आर्टिस्ट है। नाउ विल यू प्लीज गो? रॉबर्ट ने गुस्से में कहा। नव्या को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। तुम नहीं जानती कि रोहन और मेरा क्या रिश्ता है, इसीलिए तुम बीच में ना आओ तो बेहतर होगा। रॉबर्ट ने नव्या से कहा। रोहन बीच में आकर नव्या को सब सच बताना चाहता था, लेकिन रॉबर्ट के डर से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। नव्या समझ गई थी कि रॉबर्ट रोहन से क्या चाहता है। ओके, आपको रोहन चाहिए ना? ये डॉक्यूमेंट साइन कर दीजिए, मैं चली जाऊंगी। ये सुनते ही रॉबर्ट ने नव्या के हाथ से डॉक्यूमेंट ले लिया और उसे साइन कर दिया। नव्या ने डॉक्यूमेंट लिया और साइड में सोफे पर बैठ गई। अब क्या हुआ? हो गया ना डॉक्यूमेंट साइन, अब जाओ यहाँ से, रॉबर्ट ने चिल्लाकर कहा। हाँ, चली जाऊंगी। ओके, बाय गाइस। ये कहकर नव्या वहां से जाने लगी। रोहन की नई उम्मीद बनते ही टूट गई थी। तभी आधे रास्ते जाकर नव्या रुक गई। उसने पलटकर रोहन की ओर देखा और कहा, क्या हुआ? चलो मेरे साथ। क्या कहना चाहती हो तुम? रोहन क्यों जाएगा तुम्हारे साथ? आपने इस डॉक्यूमेंट को शायद ठीक से पढ़ा नहीं। इसमें यह लिखा है कि आप अपनी मर्जी से रोहन मुझे अलॉट कर रहे हैं, तो अब पूरी फॉर्मेलिटी के साथ रोहन मेरी टीम का हिस्सा हो चुका है। नव्या की ये बात सुनकर रॉबर्ट का सिर फटा जा रहा था। धोखेबाज! और वो क्या था जो आप रोहन के साथ कर रहे थे, मिस्टर रॉबर्ट? नव्या ने उल्टा जवाब दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं अभी बताता हूँ। रॉबर्ट ने तुरंत अपना फोन उठाया और मैनेजर मिस्टर बंसल को कॉल किया। हेलो रॉबर्ट, ये डिसीजन मेरा नहीं, सीईओ का है, इसलिए अब रोहन नव्या के साथ ही काम करेगा। अरे पर मिस्टर बंसल, आप जानते हैं कि मेरी और विशाल की कितनी गहरी दोस्ती है, उसे तो सब पता है ना। रॉबर्ट अपनी बात कह ही रहा था कि दूसरी तरफ से आवाज आई। रॉबर्ट, विशाल के हाथ में अब कुछ नहीं है। सीईओ डायरेक्टली हमारी कंपनी को देख रहे हैं। अब यहाँ पर हो रहे सारे डिस्कशंस उनसे डिस्कस्ड हैं, इसीलिए अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो और चुपचाप नव्या को अपना काम करने दो। इतना कहकर मिस्टर बंसल ने फोन रख दिया। रॉबर्ट को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही पल में उसका बसा बसाया काम उजड़ गया था। मिल गया जवाब। नाउ विल यू प्लीज लेट अस गो? चलो रोहन। इतना कहकर नव्या आगे चलने लगी और रोहन उसके पीछे। तभी नव्या ने एक और बार रुककर कहा, और हाँ, इतने महीने से जो आपने रोहन की सैलरी नहीं दी है उसे जल्दी से प्रोसेस करवाइए। नव्या ने रॉबर्ट को घूरते हुए कहा। ये तुम कैसे जानती हो? हाँ, मैंने सैलरी नहीं दी, लेकिन उसके बदले में मैंने उस पर कितना खर्च किया है ये पता है तुम्हें? रॉबर्ट ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। आप जिन खर्चों की बात कर रहे हैं वो कंपनी देती है। अपने हर एम्प्लॉय और उसकी फैमिली का खर्च कंपनी की जिम्मेदारी है। ये सब कुछ करके आप रोहन पर अपने एहसानों का बोझ नहीं डाल सकते। नव्या ने भी सीधा जवाब देते हुए कहा। रॉबर्ट के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अब जल्द से जल्द रोहन की पेंडिंग सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट करवाइए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके लिए डायरेक्टली सीईओ का फोन आपके पास आए। और हाँ, जो भी खर्चा आपने रोहन पर किया है वो सब आपको वापस हो जाएगा। इतना कहकर नव्या वहां से निकल गई और रोहन भी उसके पीछे चला गया। रॉबर्ट के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने अपनी इस तरह की हार सपने में भी नहीं सोची थी। बाहर आते ही रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे
सालों बाद उसने खुली हवा में सांस ली है। थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको थैंक्स कैसे कहूँ। आपने मुझे वहां से निकाला है जहां से निकलने की उम्मीद मैंने छोड़ ही दी थी। हाँ। रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नो नीड रोहन, यू डिजर्व दिस फ्रीडम। नव्या ने कहा, अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हमें अब पुरानी बातों को छोड़कर सिर्फ काम पर ध्यान देना है। तुम्हारी सारी पेंडिंग सैलरी कुछ ही दिनों में आ जाएगी। ये एक फॉर्म है, इसे भर के कल तक मुझे दे देना। और हाँ, सुबह 10 बजे आ जाना, डोंट बी लेट। रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे आज पहली बार कोई उसके साथ ढंग से काम करना चाहता था, वरना रॉबर्ट ने तो उसका सिर्फ टाइम वेस्ट किया था। वो इतना इमोशनल था कि उससे ठीक से कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। नव्या से थोड़ी देर बात करने के बाद वो समझ गया था कि अगर उसे रॉबर्ट से कोई आजाद करवा सकता था तो वो थी सिर्फ नव्या। पहले ही दिन नव्या ने पूरे ऑफिस में अपनी छाप छोड़ दी थी। देर शाम तक काम करने के बाद जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि अविनाश उस वक्त आरव के साथ लिविंग एरिया में बैठा था। मम्मा आ गई, कहते हुए आरव ने उसे हक कर लिया। अविनाश एकटक उसे देख रहा था। लगता है पहले ही दिन ऑफिस वालों ने सारा काम करवा लिया। नहीं, कुछ फॉर्मेलिटीज में टाइम लग गया, नव्या ने कहा और आरव के साथ बातें करने के लिए बैठ गई। पता है मम्मा, मरियम दादी ने मेरा स्कूल फाइनल कर दिया है। कल से मैं स्कूल जाऊंगा। आरव ने खुश होकर बताया। कौन सा स्कूल है आंटी? नव्या ने पूछा। वुडलैंड इंटरनेशनल स्कूल। मरियम से पहले आरव झट से बोल पड़ा। स्कूल का नाम सुनकर नव्या हैरान रह गई। पर आंटी, ये स्कूल तो बहुत बड़ा है और काफी एक्सपेंसिव भी है, यहाँ कैसे? उसने हिचकिचाते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि आरव की पढ़ाई का पूरा खर्चा अविनाश के ऊपर आए, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अविनाश ने कहा, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो नीड टू वरी। पर अविनाश, आरव की पढ़ाई मेरी भी जिम्मेदारी है और वो। नव्या, मैंने कहा ना, यू डोंट नीड टू वरी। उसकी स्ट्रिक्ट टोन ने नव्या को चुप करा दिया था, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो बाद में इस बारे में अविनाश से जरूर बात करेगी। उन दोनों के बीच जो ऑकवर्डनेस थी वो मरियम को समझ आ रही थी। वैसे कल आरव के स्कूल का पहला दिन है। वो चाहता है कि उसे कल तुम दोनों छोड़ने जाओ। वो अपने पहले दिन मम्मा और पापा दोनों के साथ स्कूल जाना चाहता है, मरियम ने कहा। यस मम्मा पापा, आप दोनों चलोगे ना कल मुझे छोड़ने? आरव ने बड़ी उम्मीद से पूछा। नव्या अविनाश का ब्लैंक चेहरा देख रही थी। उसने आरव का हाथ पकड़कर अपनी तरफ किया और कहा, आरव, आपके पापा को ऑफिस का काम करना होगा, पर मम्मा चलेगी आपको छोड़ने, प्रॉमिस। नहीं, मुझे मम्मा और पापा दोनों के साथ जाना है। चलो ना पापा प्लीज, आरव ने जिद करते हुए कहा। आरव, जिद नहीं करते, मैंने कहा ना पापा बिजी होंगे। नव्या ने फिर से समझाने की कोशिश की। नहीं नहीं, मुझे पापा भी चाहिए। पापा चलिए ना, आओगे ना पापा, बोलो ना। आरव ने एक ही सांस में रटना शुरू कर दिया। हाँ कह देना, बच्चा इतना जिद कर रहा है, मरियम ने कहा। ठीक है, चलूंगा, अपने बड़ी को छोड़ने मैं चलूंगा, कहकर अविनाश ने आरव को गोद में उठा लिया। ये सुनकर आरव की खुशी का ठिकाना नहीं था। अविनाश को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि परिवार का मतलब आखिरकार क्या होता है। उधर दूसरी तरफ अविनाश का दोस्त सिद्धांत अपने घर में सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, हु इज दिस? सिद्धांत ने पूछा। मुझे भूल गए सिद्धांत? दूसरी ओर से आवाज आई। इस आवाज को सिद्धांत सालों पहले से जानता था। तुम कैसे? और ये कौन सा नंबर है तुम्हारा? सिद्धांत इतना खुश था कि बोलते हुए भी लड़खड़ा रहा था। वो सब कुछ तुम्हें बाद में पता चलेगा। पहले ये बताओ कि अविनाश कैसा है? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये सुनकर सिद्धांत का सारा जोश ठंडा हो गया। एनीवे, मैं जल्दी एक सरप्राइज दूंगी। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी कि क्या करना है।
इसके बाद फोन कट गया। सिद्धांत अभी तक फोन कान में लगाए बैठा था। कुछ सेकंड्स के बाद उसने मुस्कुराकर खुद से कहा, मैं भी ना कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा लेता हूं। अगले दिन सुबह आरव जब स्कूल ड्रेस पहनकर तैयार हुआ तो नव्या को ऐसा लग रहा था जैसे फाइनली अब आरव की लाइफ ट्रैक पर आ रही थी। ऐसे क्या घूरे जा रही हो मम्मा? चलें स्कूल, वरना आपके देखने के चक्कर में मैं पहले ही दिन लेट हो जाऊंगा। आरव ने कहा और अपनी गर्दन में बॉटल लटकाकर नीचे भागता हुआ आ गया। मरियम ने आरव को प्यारी सी किस दी और उसे ब्रेकफास्ट खिलाकर स्कूल जाने के लिए रेडी कर दिया। तभी आरव ने देखा कि अविनाश भी नीचे आ रहा था। ये पापा आ गए। नव्या देख रही थी कि कैसे अविनाश आरव की हर विश पूरी करता था। थोड़ी ही देर में अविनाश और नव्या आरव को स्कूल ड्रॉप करने के लिए घर से निकल गए। थोड़ी देर बाद स्कूल पहुंचने पर स्कूल की बिल्डिंग देखते ही आरव ने कहा, मम्मा, ये तो मेरे बेंगलुरु वाले स्कूल से भी बड़ा है तो, पर उस बेंगलुरु वाले स्कूल की तरह इस स्कूल से आपकी ज्यादा शिकायत नहीं आनी चाहिए, नव्या ने समझाते हुए कहा। अरे, बच्चे ने स्कूल शुरू किया नहीं कि तुमने उसे डराना शुरू कर दिया। आरव, आपका जो मन करे आप वो करना, आपके पापा हैं सब कुछ हैंडल करने के लिए, अविनाश ने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा। नव्या उसे उल्टा जवाब तो देने वाली थी, लेकिन आरव को देखकर उसने किसी तरह से खुद को रोक लिया। अविनाश जानबूझकर आज एक ऑर्डिनरी कार लेकर आया था ताकि आरव के स्कूल वाले उसके स्टेटस की वजह से उसे डिफरेंट ट्रीट ना करें। लेकिन जैसे ही आरव कार से नीचे उतरा, आसपास खड़े लोगों ने अंदर बैठे अविनाश की झलक देख ली। अरे, ये तो अविनाश आहूजा लग रहा है ना, ये इस स्कूल में। और ये लड़की कौन है? इसके साथ ये बच्चा? मैंने तो अविनाश की शादी की खबर आज तक नहीं पढ़ी। अरे, बड़े लोगों का क्या भरोसा, छुप छुपा के शादी कर लेते हैं, आम लोगों को कानों कान खबर भी नहीं पहुंचती। आसपास खड़े पेरेंट्स की बातें नव्या के कानों तक पहुंच गई थीं, लेकिन इस वक्त वो किसी भी तरह का रिएक्शन देकर तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती थी। आरव ने नव्या के गाल पर किस किया और दौड़ता हुआ स्कूल के अंदर चला गया। इससे पहले कि कोई नव्या के पास आकर उससे बात करता, नव्या फटाफट आकर गाड़ी में बैठ गई। उसकी घबराई हुई शक्ल देखकर अविनाश ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तभी अचानक नव्या का फोन बजा। रोहन का नंबर देखते ही उसने फोन उठा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसे सुनकर वो शॉक्ड रह गई। पिछले 3 सालों में तुम पूरी तरह से गायब हो चुके हो रोहन। तुम्हें क्या लगता है कि नई मैनेजर के साथ काम करके तुम फिर से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख पाओगे? कभी नहीं। रॉबर्ट की पावर को तुम जानते नहीं हो, ना वो तुम्हें इस ऑफिस में टिकने देगा और ना ही तुम्हारी नई मैनेजर को। क्या नव्या कर पाएगी रोहन की मदद? क्या हो पाएगी आरव की लाइफ में एक नई शुरुआत? आखिर किसका आया था सिद्धांत को फोन? किस सरप्राइज की बात कर रही थी वो सिद्धांत से? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।